Hi everyone. So in this video, we are going to see part 3 of chapter number 4, the colonial era in India. बचा हुआ चैप्टर इस वीडियो में ट्राई करेंगे कवर करने का। हो सकता है हो ही जाए, अगर नहीं हुआ तो एक छोटा सा पार्ट और आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ली रेसिस्टेंस मूवमेंट्स, मैंने बताया था आपको, इस टॉपिक पे हमने एंड किया था सेशन को कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रेसिस्टेंस मतलब होता है कि विद्रोह करना, है ना। कोई चीज समझ नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही है या बहुत ज्यादा झेल चुके हैं, तो किस तरीके से जो लोग हैं अगेंस्ट हो रहे थे ब्रिटिशर्स के, तो बहुत सारे उन्होंने आंदोलन किए। मूवमेंट यानी होता है आंदोलन। चैलेंजिंग कॉलोनियल अथॉरिटी, और ये जो मूवमेंट थे, आंदोलन थे, इनके थ्रू क्या कर रहे थे लोग सारे? चैलेंज कर रहे थे किसको? जो कॉलोनियल अथॉरिटी है उनको। तो चलिए रीड करते हैं। इंडिया वाज सच an enormous source of wealth, natural and human resources for the British that they nicknamed her the jewel in the crown of the British Empire. इंडिया इतना ज्यादा, प्राकृतिक जो संसाधन थे इंडिया के, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो वेल्थ था इंडिया के पास, या ह्यूमन रिसोर्सेज थे। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? जब यहाँ के, हमारे यहाँ के लोग हेल्प कर रहे हैं उनको ग्रो करने में, है ना। सो मानव संसाधन को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये सारे मिलकर इंडिया इतना रिच था कि उन्होंने भारत का नाम क्या रख दिया था ब्रिटिशर्स ने? उनका निक नेम रख दिया था इंडिया का, द ज्वेल इन द क्राउन। ज्वेल मतलब क्या होता है? नगीना, कीमती पत्थर, है ना। तो सबसे मूल्यवान हिस्सा किसका? ब्रिटिश एम्पायर का। And they asserted that India would forever remain part of British Empire on which the sun never sets. और क्या कहा यहाँ पे कि उनका मानना था कि, और वे दावा करते थे कि भारत हमेशा ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना रहेगा, रिमेन पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फॉर एवर, हमेशा के लिए, जहां पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। ब्रिटिश एम्पायर मतलब कि देखो, वो इतनी जगह एम्पायर फैला हुआ है, एशिया के बहुत सारी कंट्रीज में, अमेरिका में, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना। तो ब्रिटिश एम्पायर का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, सूरज डूबता नहीं है, कहीं ना कहीं हर वक्त चमक रहा होता है, तो उसका ये हमेशा पार्ट बना रहेगा इंडिया, ऐसा उनका मानना था। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज मेंट बाय द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर? ब्रिटिश एम्पायर का सूरज जो है कभी भी अस्त नहीं होता है, सूरज कभी नहीं डूबता है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? डू यू थिंक दिस वाज अ करेक्ट स्टेटमेंट? क्या आपको लगता है कि ये सही स्टेटमेंट है? तो ये सबके अपने हिसाब से हो सकता है, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। द स्टेटमेंट मीन्स दैट ब्रिटिश एम्पायर हैड कॉलोनीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटिश एम्पायर जो था ना, उसका बहुत सारी जगहों पर कॉलोनी था पूरी दुनिया में। सो द सन वॉज ऑलवेज शाइनिंग समवेयर इन द टेरिटरीज। तो कहीं ना कहीं तो सूरज चमक ही रहा होता था। इट वॉज ट्रू ज्योग्राफिकली, ज्योग्राफिकली तो ये सही है कि इस पार्ट में अंधेरा होगा तो उस पार्ट में सूरज चमक रहा होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत जगह पर उनका शासन चल रहा था, है ना। बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ब्रिटिश प्राइड एंड इंपीरियल पावर। लेकिन इसमें यह भी दिखाया जा रहा है कि ब्रिटिश एम्पायर है वो कितनी जगह पर फैला हुआ है, ठीक है। तो इससे इस स्टेटमेंट को दिखाया जा रहा है। नाउ however, almost from the beginning of the British conquest of India, resistance movements manifested to try and repel the self-imposed guest. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? गेस्ट कहा जा रहा है उनको, है ना। तो मतलब जब शुरुआत हुई तो भारतीयों ने ब्रिटिश शासन को आसानी से स्वीकार नहीं किया, और कई स्थानों पर तो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस, विद्रोह भी हुआ। ऐसे थोड़ी ना जो हम जिसको चाह ही नहीं रहे हमारे यहाँ पर आए और आकर जबरदस्ती बस गया है ना, सेल्फ इम्पोज कर लिया, खुद को हमारे ऊपर थोप रहा है वो एज अ गेस्ट, कि हम आपके यहाँ पर जबरदस्ती घुस आए हैं, है ना। तो सभी लोग नहीं अपना रहे थे। शुरुआत में बहुत सारा रेसिस्टेंस भी हो रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा लोग उनके अगेंस्ट भी हो रहे थे। वी विल ब्रीफली सर्वे अ फ्यू सच मूवमेंट्स। ऐसे ही कुछ आंदोलन, ऐसे ही कुछ रेसिस्टेंस के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर वी डू सो, लेट अस हैव अ गुड लुक एट द मैप ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। आगे बढ़े, कहाँ कहाँ क्या आंदोलन हुए, तो एक मैप पे हमें दिया हुआ है कि ब्रिटिश इंडियन एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, जिसमें रेड और पिंक टेरिटरीज वो हैं जो डायरेक्टली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थी, और येलो जो टेरिटरीज हैं वो हैं जो प्रिंसली स्टेट्स उनको रन करती थी। वहां पे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था पिछले पार्ट्स में। ये क्या है? यहाँ पर राजा ही शासन करता था, लेकिन पूरी तरीके से वो कहना किसका मानता था? अंग्रेजों का मानता था, है ना। द ब्लैक लाइन स्टैंड्स फॉर द रेलवे लाइन, और जो मैप में ब्लैक लाइन दिखाई गई है वो रेलवे लाइन को डिनोट करती है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखो, इसको आप जूम करके अपनी किताब में देखना बेटा, जो रेड लाइन वगैरह होगी, ये देखिए यहाँ पे आप जूम करोगे तो इसको आसानी से देख पाओगे। मैं इसको एक बार बड़ा करके देखती हूँ। हाँ, ये इस तरीके से आपको लाइंस जो दिख रही है ना, ये रेड लाइन है यहाँ पर, है ना, यहाँ रेड लाइन है, यहाँ रेड लाइन है।
ये रेड लाइंस है, तो यहाँ पर कौन सा एरिया है जो ब्रिटिश के अंडर आता है, ठीक। और रेड और जो पिंक कलर का है, और जो पीले रंग का है, जो येलो कलर का है, ये वाली जो लाइंस है, ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, जिसमें 540 के अराउंड हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर क्या होता था, इन सभी पे भारतीय जो राजा होते थे उनका शासन रहता था, लेकिन इम्पैक्ट उसमें इन्फ्लुएंस किसका रहता था, ब्रिटिशर्स का रहता था। ओके, सो ये थे प्रिंसली स्टेट्स। तो ये सारा मैप में आपको दिया हुआ है। नाउ आगे क्या है देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसको करेंगे, फिर आगे एक एक रिबिलियन को देखेंगे कौन कौन सा हुआ था। जैसे एग्जामिन द मैप, इस मैप को आप ध्यान से देखो। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस विद द मैप ऑफ टुडेज इंडिया, आज के इंडिया के मैप में और इस मैप में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये हमें बताने हैं। इन टर्म्स ऑफ बोथ बॉर्डर्स एंड नेम्स, नाम के फॉर्म में अगर बॉर्डर्स के उसमें देखो तो क्या क्या आपको चेंजेस दिख रहे हैं वो बताना है। तो जैसे पहले तो हमारा अभी जो इंडिया है वो यहीं पर है, ये वाला जो लाइन दिख रही है आपको, ये इधर, सॉरी ये वाला है ना, ये वाला है इंडिया का भी करंट मैप। तो इसमें पहले के भी जो पार्ट है वो इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडेड प्रेजेंट डे इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया था ना, उसमें इंडिया भी आता था, पाकिस्तान भी आता था, बांग्लादेश भी आता था, और बहुत सारे रीजन जो है प्रिंसली स्टेट से जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते थे। कुछ मॉडर्न स्टेट्स के नेम्स जो है वो उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये मैप जो है 1909 का है ना, 1909 का है। Then next is the political boundaries were very different from those of present day India. आज की जो बाउंड्रीज हैं उससे बहुत अलग इंडिया का उस वक्त का बाउंड्री हुआ करता था स्टेट्स का, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं, एक एक करके रिबेलियंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सन्यासी और फकीर रेबेलियन, सन्यासियों का फकीर का विद्रोह हुआ, वो हम पढ़ेंगे। वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफन कॉल्ड द सन्यासी और सन्यासी फकीर रेबेलियन बिगिन इन बंगाल आफ्टर द टेरिबल फैमिन ऑफ 1770। सो सबसे ज्यादा अगर हम शुरुआती एक बोले कि किसी ने विद्रोह किया, किसी ने आंदोलन किया एक ऑर्गेनाइज्ड तौर पे, मतलब सभी लोगों ने ग्रुप बनाकर ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से हम कह सकते हैं हुआ, और इन्होंने विद्रोह दिखाया अपना अंग्रेजों के खिलाफ, जिसे कि हम सन्यासी या फकीर मूवमेंट कहते हैं, रिबेलियन कहते हैं। ये कब हुआ था, जब 1770 का बंगाल में अकाल पड़ा था ना, उसमें ये शुरू हुआ था। देन ग्रुप ऑफ सन्यासी, अब हमने बोला ऑर्गेनाइज था, लोगों ने मिलकर किया था, तो इसमें कौन कौन थे ग्रुप ऑफ सन्यासी, जो साधु सन्यासी होते हैं ना, हिंदू एसेटिक्स, देन फकीर जो होते हैं, मुस्लिम एसेटिक्स, हिंदू मुस्लिम सबने मिलकर किया था। हु ट्रेडिशनली ट्रेवल, एक सेकेंड, यस, ये जो सन्यासी होते थे क्या करते थे, हु ट्रेडिशनली ट्रैवल्ड फ्रीली फॉर पिलग्रिमेज एंड चैरिटी फाउंड देयर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिसी, स्पेशली बाय द न्यू लैंड एंड टैक्सेशन पॉलिसीज। यहाँ क्या होता था कि जो ये सन्यासी वगैरह थे, ये समूह में मिलकर इन्होंने आंदोलन किया था। ये लोग पहले तीर्थ यात्रा पे जाया करते थे, पिलग्रिमेज यानी होता है तीर्थ यात्रा, ये तीर्थ यात्रा पे जाया करते थे और दान के लिए स्वतंत्र रूप से यात्रा करते थे, इनको कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन जो रूल्स नए बने, है ना, इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज आने लगी, जो नए टैक्स वगैरह लगने लगे, लैंड टैक्स या फिर टैक्सेशन पॉलिसीज जो आई, उसकी वजह से रोक टोक लगने लगी, है ना, कि कहीं भी जा रहे हैं तो उसमें रोक टोक होती थी। द प्रिसाइज मोटिवेशन ऑफ सन्यासी एंड फकीर्स हैव बीन डिबेटेड, बट ओवर द नेक्स्ट 3 decades दे अटैक्ड ब्रिटिश ट्रेजरीज एंड टैक्स कलेक्टर्स। हम एक रीजन कोई नहीं बता सकते कि किस कारण से हुआ ये, ऐसा कोई सटीक कोई रीजन नहीं बता सकते, मगर आगे आने वाले 3 decades यानी लगभग 30 सालों तक, जब से ये शुरू हुआ उसके बाद 30 सालों तक लगभग इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स की जो ट्रेजरीज यानी जो खजाना था या जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो लोग, है ना, उस पे हमला किया उन्होंने, उसको लूटा या कह सकते हैं उस पे हमला किया, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश की जो अर्थव्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, उसको चुनौती दी। ब्रिटिश कॉल देम एज बैंडिट्स, वो ब्रिटिशर्स उन्हें क्या कहने लगे, बैंडिट्स, मतलब डाकू, ओके, डाकू कहने लगे। नाउ एग्जीक्यूटेड सम ऑफ देम एंड यूज देयर सुपीरियर फोर्सेस टू इवेंचुअली डिफीटेड देम। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ जो ये डाकू जिन्हें ये लोग कहते थे, उसमें बहुत सारी अपनी ताकत को दिखाते हुए अंग्रेजों ने कुछ को तो पराजित कर दिया, ठीक है, डिफीट कर दिया, और कुछ को मृत्यु दंड दे दिया। एग्जीक्यूट करना मतलब होता है मृत्यु दंड, मृत्यु।
मृत्यु दंड देना या फांसी की सजा दे देना। ठीक है, तो कुछ को तो फांसी पे चढ़ा दिया उन्होंने और कुछ को अपने फोर्स के बल पे उन्होंने हरा दिया। देन दिस रिबेलियन लेटर इंस्पायर्ड द बंगाली राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नॉवेल जो है आनंद मठ 1882। इट कंटेन्ड द सॉन्ग वंदे मातरम व्हिच वुड इंस्पायर इंडियंस ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकेम इंडियाज नेशनल सॉन्ग। अब ये जो रिबेलियन हुआ, सन्यासियों ने जो विद्रोह किया, इसने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया किसे? जो बंगाल के एक लेखक थे जिनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने एक उपन्यास लिखा, नॉवेल लिखा जिसका नाम था आनंद मठ। 1882 में उन्होंने लिखा। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर इसी नॉवेल में एक सॉन्ग है वंदे मातरम, जो आज हमारा नेशनल सॉन्ग भी बना। आजादी के बाद हमने उसे नेशनल सॉन्ग के उसमें अपनाया। ठीक है, ये दिया हुआ था यहाँ पे ना। और ये जो सॉन्ग है ना, इंडियंस के लिए इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन था। कब? जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तब। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं ट्राइबल अपराइजिंग। अब जो आदिवासी वगैरह थे उन लोगों ने क्यों अपराइजिंग, मतलब कि वो लोग क्यों विद्रोह कर रहे थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम जानते हैं आदिवासी वगैरह जो थे उन्होंने कैसे विद्रोह किया। तो इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज फेस यूनिक थ्रेट्स एज द ब्रिटिश एक्सपैंडेड इनटू फॉरेस्ट्स एंड हिल्स, डिस्टरप्टिंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। जैसे जैसे जो ये ब्रिटिशर्स थे ना, वो जंगल, पहाड़, इन क्षेत्रों में फैल रहे थे, इधर की तरफ अपना कंट्रोल बढ़ाते जा रहे थे। जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहा करते थे, उनको बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा। उनका जो नेचुरल ट्रेडिशनल वे था जीने का, उस पे बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस होने लगी। उनको बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो लोग जंगल को काट देते थे, पेड़ों को काटते थे अपने बेनिफिट्स के लिए, राइट। तो वही यहाँ पे दिया है कि ब्रिटिश ने जो विस्तार किया या जो फैल रहे थे वो लोग जंगलों वगैरह में, उसके कारण जो आदिवासी लोग हैं उनका जीवन शैली या जो जिस तरीके से वो जीते थे, जीने का जो तरीका था, उस पर बहुत नेगेटिव असर पड़ा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। द ब्रिटिश डिस्क्राइब ट्राइबल्स एज प्रिमिटिव, restricted their access to forest and forest produce, sometimes acquiring tribal land or turning it into private property, imposing cash taxes, then catching tribals in debt trap, then replacing traditional tribal councils with the British legal system, and encouraging missionaries to civilize and convert tribals to Christianity. अब इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश थे ना, वो आदिवासियों को क्या बोलते थे कि प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब होता है पिछड़े हुए हैं, इनको डेवलपमेंट्स की जरूरत है, ये पिछड़ा वर्ग है। ये आदिवासी समाज को कम विकसित समझते थे। उन्होंने आदिवासियों को जंगल में जाने और जो जंगल से सामान मिलता था, मतलब कि फॉरेस्ट में जाने एक्सेस से, और जो फॉरेस्ट से उनको फल फूल जो भी चीजें मिलती थी, उस पे उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ओके, आदिवासी अपनी पारंपरिक जो जीवन वो जीते थे, उसमें जो रिसोर्सेज चाहिए उनसे वंचित होने लगे, उनको चीजें नहीं मिल पा रही थी। नाउ कभी कभी क्या होता था, कई बार तो वो ट्राइबल लोगों की जमीनें एक्वायर कर लेते थे, छीन लेते थे और उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बना देते थे। वो अपने लिए ले लेते थे उस जमीन को छीन कर, और अपने उसका अधिकार उनसे छीन लिया जाता था ट्राइबल पीपल से। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा, उन पर टैक्स भी लगाए जाते थे। देखो यहाँ पे लिखा ना, कैश टैक्स भी लगाए जाते थे, उनसे कर वसूला जाता था। कभी कभी उन्हें थोड़ा सा कर्ज देकर और कर्ज के जाल में फंसा लिया जाता था, ब्याज, फिर उसका भी ज्यादा ब्याज। तो एक तरीके से डेट ट्रैप में उन्हें फंसा लिया जाता था। फिर जो पारंपरिक वहां पर पहले से जो चलती आ रही थी काउंसिल वगैरह, डिसीजन जो उनके लड़ाई झगड़े उनको सुलझाने के लिए जो ट्राइबल काउंसिल्स वगैरह थी, उनको हटाकर ब्रिटिशर्स ने अपना लीगल सिस्टम ले आए कि हम न्याय व्यवस्था संभालेंगे, हम आपके जो भी लड़ाई झगड़े उनका फैसला करेंगे। और उन्होंने जो मिशनरीज हुआ करते थे, मिशनरी कौन होते हैं, इसका मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ, धर्म प्रचारक, जो धर्म का प्रचार करे, ऐसे लोगों को कहा जाता है धर्म प्रचारक। ठीक है, जो क्रिश्चियन धर्म को फैलाते थे, उसके बारे में बताते थे, ऐसे मिशनरी को एनकरेज किया ब्रिटिशर्स ने कि जाओ और ये जो आदिवासी इनको सिविलाइज करो, मतलब इनको आप सभ्य बनाओ और इनको कन्वर्ट करो, इनके धर्म को कन्वर्ट करके आप इन्हें क्रिश्चियंस बना लो। ठीक है, क्रिश्चियनिटी धर्म इन्हें अपनाने के लिए फोर्स करो। नाउ बिसाइड्स अ colonial law categorized hundreds of tribal communities as criminal tribes, causing them to unjustly harassed for decades. Now इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो उनके कानून थे ना, जो लॉ थे, उसमें ऐसी कैटेगरी बना दी कि क्रिमिनल ट्राइब्स, ठीक है,
कहाँ लिखा था, ये रहा, क्रिमिनल ट्राइब्स करके उन्होंने घोषित कर दिया बहुत सारे आदिवासी ग्रुप्स को, जो बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज थे। उन्होंने कहा कि ये जो कम्युनिटीज है पर्टिकुलर नाम देके कि ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप ये सारे क्या हैं, क्रिमिनल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें अपराधी मान लिया गया। जन्मजात की इस ग्रुप में इनका जन्म हुआ है इसीलिए अपराधी है, और जिसके कारण उन्हें बहुत समय तक, डेकेड्स यानी दशकों तक बिना उचित कारण के संदेह और बहुत ज्यादा हैरेसमेंट कह सकते हैं, उत्पीड़न जो है वो झेलना पड़ा। बहुत सारे अन्यायपूर्ण उनके साथ अन्यायपूर्ण तरीके से पेश आया गया। सम ऑफ द अबव अब्यूज्ड लेड सम ट्राइब्स टू राइज इन रेबेलियन अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर। इन्हीं सब कारण से, अब देखो ना, किसी को बिना मतलब के उसे कह रहे हो कि वो क्रिमिनल है, उनके साथ भेदभाव कर रहे हो, उन्हें टॉर्चर कर रहे हो, तो इतना ज्यादा किसी के साथ गलत करेंगे तो लोग अगेंस्ट जाएंगे ही जाएंगे। तो रिबेलियन हुआ यानी कि विद्रोह हुआ बहुत सारे लोगों का, है ना, इन्हीं अत्याचारों के कारण, और कॉलोनियल शासन के विरुद्ध क्या हुआ, विद्रोह करने लगे लोग। अमंग द फर्स्ट सच इवेंट्स, इन्हीं में से कुछ विद्रोह में पहला है कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग के बारे में पढ़ते हैं, जिसका समय 1831 से 32 के बीच का है। ये छोटा नागपुर जो आज झारखंड जगह है ना, वहां पर ये हुआ था। नाउ started when British introduced land policies that favored outsiders over the original tribal inhabitant। ये क्यों शुरू हुआ ये विद्रोह, वहां के लोगों ने क्यों अगेंस्ट गए ब्रिटिशर्स के, क्योंकि इसका कारण जो है कि ब्रिटिश की जो लैंड से रिलेटेड पॉलिसीज थी, जमीन को हड़पने की जो पॉलिसीज थी, उसमें क्या हुआ, जो बाहर के लोग थे, जो आउटसाइडर थे, उनको ज्यादा बेनिफिट दे रहे थे, उनको फेवर कर रहे थे एज कम्पेयर टू वहां के जो लोग हैं, जो जंगलों में ऑलरेडी रह रहे हैं, उनसे ज्यादा फेवर बाहर वालों को कर रहे थे। ठीक है, इससे क्या होगा, वो लोग जमीन हड़पेंगे, वहां पर अपना घर बनाएंगे, और इनका जो नॉर्मल जीने का तरीका है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। द कोल ट्राइब्स विच इंक्लूडेड मुंडास एंड ओराउंस अमंग अदर। तो कोल ट्राइब्स में कौन कौन सी जनजाति आती थी, मुंडास आती थी, ओराव आती थी, टेम्पररी established their control over significant territory before being defeated by the British forces। तो ये जो जनजातियां हैं, इनमें इन्होंने कुछ समय के लिए तो बड़े क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया, लेकिन बाद में ब्रिटिश सेना ने उन्हें डिफीट कर दिया, ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा वो हार गए। फिर नेक्स्ट ऐसे ही हमने कोल अपराइजिंग पढ़ा। सेकेंड है यहाँ पर संथाल रेबेलियन। संथाल भी एक जनजाति है जो ऐसे आदिवासियों का समूह है। तो ये 1855 से 56 के बीच में हुआ। वाइड स्प्रेड अपराइजिंग ऑफ संथाल पीपल अक्रॉस पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन रीजन्स में हुआ, जहाँ पे दो ब्रदर्स थे, सिंधु एंड कान्हू मुर्मू, एंड रेबेल्ड अगेंस्ट मनी लैंडर्स एंड लैंडलॉर्ड हु वर टेकिंग अवे देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स विद ब्रिटिश सपोर्ट। ये जो दो भाई थे ना, सिद्धू और कान्हू, इन्होंने क्या किया, उन मनी लैंडर्स, जो मनी लैंडर्स कौन होते हैं, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, और जो लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार होते हैं, इनके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स से समर्थन था इनको, ब्रिटिश लोग इनको सपोर्ट करते थे, और इनके सपोर्ट से, मतलब ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से, ये जो जमींदार थे या जो ये पैसा दिया करते थे, ये लोग लोगों को वहां पर लूट रहे थे, उनकी जमीनों को हड़प रहे थे ब्रिटिशर्स की मदद से, इसलिए इनके अगेंस्ट उन्होंने विद्रोह किया। किसने, संथाल ने। द संथाल declared their own government and vowed to fight to the last drop of blood। उन्होंने क्या कहा कि हम अपने गवर्नमेंट खुद चुनेंगे। ठीक है, उन्होंने अपने स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के अंडर नहीं है, और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे खून की आखिरी ड्रॉप, आखिरी बूंद बची रहेगी, तब तक हम लड़ेंगे अपने जो भी हमारे अधिकार हैं उनके लिए। ठीक है, नाउ ब्रिटिश रिस्पॉन्स वाज ब्रूटल। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग लड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स कुछ नहीं करेंगे, है ना, तो वो बहुत ब्रूटली अटैक करते थे इनके ऊपर। आफ्टर सम इनिशियल लॉसेस दे बर्न एंटायर विलेजेस एंड किल थाउजेंड्स ऑफ संथाल्स इंक्लूडिंग इवेंचुअली द रेबल लीडर। अब शुरू में क्या हुआ, उन्होंने उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ। ठीक है, कुछ शुरुआत में उनको नुकसान हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरा गांव जला दिया, जिसमें हजारों संथाली लोगों की मृत्यु हो गई, और जो लीडर था इनका, है ना, जो सपोर्ट कर रहा था इस रिबेलियन को, उसकी मृत्यु हो गई लास्ट में। ओके, उसे भी मार दिया गया। हाउएवर द डेयरिंग संथाल रिबेलियन इंस्पायर्ड अदर ट्राइबल कम्युनिटीज टू रेसिस्ट कॉलोनियल रूल। लेकिन इससे एक मोटिवेशन मिला, बाकी की जो जनजातियां थी ना, ट्राइबल कम्युनिटीज, उनको मोटिवेशन मिला कि जब ये लोग लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं, है ना, तो ये बाकी आने वाले जो आंदोलन थे उनकी प्रेरणा बना। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया ना। एक ये फिगर दिया हुआ है, देख रहे हो, संथाल विद्रोह को दिखाया गया 1800
1856 sketch in the Illustrated London News depicting an unequal confrontation between संथाल rebel and gun wielding sepoys. इनके पास ना ट्रेडिशनल वो थे औजार, देखो यहाँ तीर धनुष से लड़ रहे हैं, तलवारें हैं इनके पास, और उधर ये ब्रिटिशर्स हैं, इनके पास बंदूकें हैं। तो जो सुविधाएं थी उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। नाउ इसमें है लेट्स एक्सप्लोर, क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ लेते हैं। नोट हाउ द संथाल्स आर डिपिक्टेड इन 1856 स्केच, ये कैसे डिपिक्ट किए गए हैं आप ये देख सकते हैं। ड्रॉन फ्रॉम एन आर्टिस्ट इमेजिनेशन, ऑब्जर्व देयर कॉम्प्लेक्शन, ड्रेस, वेपन एंड ड्रॉ योर कंक्लूजन एज रिगार्ड्स द इमेज दिस डिपिक्शन वुड क्रिएट इन द पॉपुलर माइंड इन ब्रिटेन। ये जो इमेज बनाया गया है किसी पेंटर के द्वारा उस समय, आप समझ सकते हो इसको किस नजरिए से वो लोग, वो जो ब्रिटिशर्स थे देखा करते थे संथालियों को। स्किन का कलर देख लो या उनके कपड़े पहनने के ढंग देख लो, तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हो वो आपको बताना है। तो जैसे मैंने छोटा सा आंसर दिया है, ये जो स्केच है पोर्ट्रे करता है संथाल्स एज पुअरली आर्म्ड, कि इनके पास आर्म वगैरह अच्छे नहीं थे, जो औजार है वो अच्छे नहीं थे, प्रिमिटिव कंपेयर टू द ब्रिटिश ट्रेन्ड सिपाहीज, इनके जो सिपाही थे ब्रिटिशर्स के वो ट्रेंड थे, ये लोग उतने डिसिप्लिन ट्रेंड नहीं थे। इट मे हैव क्रिएटेड एन इमेज इन ब्रिटेन दैट ट्राइबल रेबल्स वर अनसिविलाइज्ड एंड लेस एडवांस्ड। तो इन्होंने इस चीज ने इमेज बनाई होगी ब्रिटिशर्स के मन में कि जो ट्राइबल पीपल हैं ये अनसिविलाइज्ड है, मतलब असभ्य हैं और लेस एडवांस्ड है, इनके पास ज्यादा कुछ चीजें नहीं है हमारा सामना करने के लिए। ओके, नाउ इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने देखा कि ट्राइबल्स जो आदिवासी थे, जनजाति थे, उन्होंने कैसे अपराइजिंग की यानी रिबिलियन किया अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखने वाले हैं पेसेंट। पेसेंट क्या होता है? किसान। किसानों ने कैसे अपने आप को दिखाया कि हम भी अगेंस्ट है या हम परेशान है, उन्होंने कैसे अपराइज किया या रिवोल्ट किया। सो पेसेंट अपराइजिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो लूटा जा रहा था, हमने देखा था लैंड टैक्स बढ़ा दिया गया है ना, बहुत सारी चीजें थोपी गई किसानों के ऊपर, सूखा है, बाढ़ है, अकाल पड़ा है, फिर भी उनसे टैक्स वसूला जा रहा था। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है इसके अगेंस्ट किसानों ने क्या अपराइजिंग की वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इवन विदाउट फैमिन्स पेसेंट सफर्ड अंडर द अनफेयर ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्शंस, ऑफन लूजिंग देयर लैंड्स टू मनी लैंडर्स और न्यू लैंडलॉर्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि अकाल पड़ता था तभी ये लोग परेशान होते थे, जो इनका अंग्रेजों का रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका था ना, जो ये लोग राजस्व वसूलते थे, उसकी जो पॉलिसी थी वो भी बहुत बेकार थी, उसके कारण भी वो परेशान रहते थे। जिससे क्या होता था, इन पॉलिसीज के कारण जो मनी लैंडर्स हैं, मैंने अभी बताया आपको लैंडलॉर्ड्स हैं, ये उनकी जमीनों को हड़प लिया करते थे कि इन्होंने टैक्स पे नहीं किया, चलो इनकी जमीन हड़प लो। ठीक है, सो ब्रिटिश की जो कर व्यवस्था थी उससे किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। नाउ इंडिगो रिवोल्ट, तो ऐसे बहुत से रिवोल्ट किसानों ने किए, तो उसमें हम पहला पढ़ रहे हैं इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, इंडिगो मतलब होता है नील। जैसे आपने एक एड आती थी पहले देखा होगा, आया नया उजाला, आप लोग तो छोटे रहे होंगे उस वक्त शायद नहीं देखा हो, बट कहीं आप देखेंगे जो कपड़ों में ब्लू कलर का एक लिक्विड होता है वो डालते हैं थोड़ी सी शाइनिंग के लिए, तो उसी को नील को कहा जाता है इंडिगो, कलर के लिए यूज होता है। ठीक है, सो ये इंडिगो रिवोल्ट जो है 1859 से 1862 के बीच में हुआ। क्या था ये रिवोल्ट, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो illustrates this explanation, ये जो इंडिगो रिवोल्ट है इस चीज को बताता है कि किस तरीके से किसान जो है परेशान थे। यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स्ड peasant in the northern part of Bengal to abandon food crops and instead grow indigo plants as the indigo dye was then in a great demand in Europe। ये जो अंग्रेज थे ना, ये यूरोपियन जो थे, ये बहुत तंग करते थे प्लांटर्स को। कहाँ के प्लांटर्स को? बंगाल के। खासकर बंगाल में जो जमीन है, तो वो लोग कहते थे कि यहाँ पर आप अनाज मत उगाओ, फूड क्रॉप्स को अबेंडन कर दो, खत्म कर दो, आप क्या लगाओ? इंडिगो, नील की खेती करो। क्यों? क्योंकि ये जो डाई है ना, जो कलर करने के लिए यूज होती थी, उस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड में थी यूरोप की, तो अगर वो यहाँ उगाएंगे तो ले जाकर वहां पर वो बेचेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। सो फ्रॉम प्लांटर्स टू ट्रेडर्स एवरीवन अर्न्ड ह्यूज प्रॉफिट। तो चाहे वो प्लांटर्स हो जो लगवा रहे हैं, नील की खेती कर रहे हैं, या जो व्यापारी हो, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था, एक्सेप्ट द पेसेंट, लेकिन किसानों को नहीं होता था। हु वर सो पुअरली पेड दैट दे गॉट ट्रैप्ड इन डेट स्लेवरी। वो इतना उनको कम पे किया जाता था नील की खेती करने के बाद कि उनको कर्ज के वो जाल में स्लेव बन जाते थे, वो जैसे बंधुआ मजदूर होते हैं ना, उस तरीके के। व्हेन दे रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, अगर वो कहते थे नहीं हम नील की खेती नहीं करेंगे, दे फेस्ड इम्प्रिजनमेंट, उनको जेल में डाल दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता था, नुकसान पहुंचाया जाता था। देयर अपराइजिंग वाज डायरेक्टेड मोस्टली एट द प्लांटर्स। तो इनका जो अपराइजिंग है, हम कह सकते हैं कि ये लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि इन्होंने क्या किया? अपराइज किया
किया, विद्रोह किया। तो किसके खिलाफ किया उन्होंने? मेनली प्लांटर्स, जो यहाँ के मालिक हुआ करते थे ना जमीन के, जो उन्हें मजबूर करते थे कि नील उगाना है आपको, उनके अगेंस्ट। हु रिटेलिएटेड बाय हायरिंग मर्सेनरीज टू अटैक द पेजेंट। उन्होंने क्या किया, जो अब इन्होंने प्लांटर्स के खिलाफ, जो ये जिसकी जमीन है उसके खिलाफ ये लोग अपराइज करने लगे, जो पेजेंट है, किसान है, कि ये नील उगाने को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। तो जो जमींदार है उन्होंने कैसे रिटेलिएट करा? बदले में उन्होंने क्या किया, बागान के जो मालिक थे उन्होंने किसानों पर हमला करने के लिए बहुत सारे सैनिक रख लिए। भाड़े के सैनिक को कहते हैं मर्सेनरीज। ओके, उन्हें रख लिया ताकि वो किसानों पे अटैक करे। Their cause was supported by educated Bengalis and the Bengalis press। ये जो कारण है, जो इन्होंने किसानों का जो आंदोलन था, जो ये किसान आंदोलन कर रहे थे, उसको सपोर्ट मिला किसके द्वारा? जो एजुकेटेड बंगालीज थे, जो बंगाल में ऐसा ग्रुप था जो शिक्षा प्राप्त कर रहा था, पढ़े लिखे लोगों का जो ग्रुप था, और जो बंगाल की प्रेस थी, मीडिया जैसे आज हम बोलते हैं, वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। द ब्रिटिश अथॉरिटीज वर इवेंचुअली फोर्स्ड टू रिस्ट्रिक्ट सम ऑफ द वर्स्ट अब्यूज। अब इतना ज्यादा जब उन्होंने देखा कि विद्रोह हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है बंगालीज का, बहुत सारे सेक्शन का और प्रेस का भी मिल रहा है, तो उन्हें फिर अंत में क्या हुआ कि उनके अधिकारियों को कुछ जो वो एब्यूसेस थे ना, जो बहुत ज्यादा टॉर्चर वगैरह कर रहे थे, उसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन किया, मतलब थोड़ा सा रोक लगाया, और सुधार करने पे वो लोग थोड़ा सा मजबूर हुए। ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन है, देखते हैं। इंडिगो इज अ नेचुरल डीप ब्लू पिगमेंट यूज्ड इन डाइंग। इंडिगो जो है नीले कलर का एक पिगमेंट होता है, कलर होता है, जो डाई करने में कपड़ों को यूज होता है। Can you think of other natural substances that have been traditionally used in India to dye cloth? क्या आप ऐसे कुछ चीजों का पता लगा सकते हैं जिससे और भी कलर के लिए यूज किया जाता था? जैसे कि टर्मरिक हो गया, हल्दी है ना, मेहंदी हो गया, इंडिगो, मदर, ये मंजिस्टा एक फूल होता है, सनफ्लावर, पोमोग्रेनेट पील जो अनार का छिलका होता है, तो इनसे भी कलर बनाया जाता था। Okay, so there are several more notable example of uprising across the subcontinent। जैसे हमने अभी peasant uprising पढ़ा, जिसमें हमने नील वाला पढ़ा, इंडिगो रिवोल्ट, ऐसे बहुत से uprising हुए पूरे सबकॉन्टिनेंट में, which along with the other aspect of British rule that we saw earlier built up the largest uprising of the 19th century। Let us turn to it। अब ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इतनी सारी जो अभी हमने अपराइजिंग पढ़ी, इतनी सारी चीजें देखी, लोग जगह जगह थोड़ा थोड़ा विद्रोह कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, इंडिगो रिवोल्ट ही अकेला नहीं था, ऐसे बहुत से विद्रोह हो रहे थे। तो ये सभी विद्रोह और जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश रूल था, उसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज, इन सबको मिलाकर एक ऐसा बड़ा कारण बना, एक ऐसा लैंडस्केप या बोल सकते हैं ऐसा एक बैकग्राउंड बना, जिसकी वजह से एक सबसे बड़ा शुरुआती एक रेबिलियन हुआ, या कह सकते हैं विद्रोह हुआ, जिसे कहा जाता है 1857 की क्रांति। सो 1857 के महान विद्रोह की ओर यहाँ पर बताया गया है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या हुआ था इस ग्रेट रिबेलियन में। आपने झांसी की रानी, बहुत सारे नाम सुने होंगे ना, वो सब इसी रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं। ओके, तो चलो चर्चा करते हैं। द ब्रिटिश कॉल इट एज सिपोए म्यूटिनी। ये रिबेलियन जो हुआ ना, 1857 की जो क्रांति हुई, इसको ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? सिपोए म्यूटिनी। क्यों कहा ऐसा सिपोए म्यूटिनी? चलिए इसको समझते हैं। देखो, सिपोए मतलब क्या होता है? सिपोए सिपाही से बना है ना, सैनिक। ऐसे भारतीय लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सोल्जर्स के पोस्ट पे अपॉइंट हुए थे, उन्हें सिपोइज कहा जाता था। तो ब्रिटिश आर्मी और उनके ऑफिसर्स के अंडर उन्हें काम करना पड़ता था, और जो ऑफिसर्स थे हायर पोस्ट पे, वो सारे ब्रिटिशर्स थे। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स का कहना है कि इन सिपाहियों का विद्रोह था। लेकिन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हो गया, तो इतिहासकारों ने रिजेक्ट कर दिया, इसे सिपोए म्यूटिनी नाम से मानने को मना कर दिया कि नहीं, ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था। अंग्रेजों का कहना था कि ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह था। म्यूटिनी मतलब क्या होता है? यहाँ पर म्यूटिनी रेफर्स टू रेबेलियन, जो आक्रोश, जो विद्रोह था ना सोल्जर्स का या सेलर्स का, इन केस ऑफ नेवी अगेंस्ट देयर ऑफिसर्स। अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो विद्रोह करता है कोई सैनिक, चाहे वो सेलर हो जो नेवी में होते हैं, है ना, तो उसे कहा जाता है म्यूटिनी। तो सिपोए म्यूटिनी इसलिए कह रहे थे वो कि जो सिपाही थे ना भारतीय ब्रिटिश आर्मी में, उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो हिस्टोरियंस थे कुछ, उन्होंने इसको म्यूटिनी, सिपोए म्यूटिनी मानने से मना कर दिया, प्रपोजिंग अ फ्यू अदर इंस्टेड। इसकी जगह इसे जो स्कॉलर्स है, वी विल कॉल द इवेंट एज ग्रेट रिबेलियन ऑफ
1857, मतलब 1857 की एक क्रांति के तौर पे इसको नाम दिया गया। बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, लेकिन आखिर हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ था उस समय, उसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर। पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। व्हाई डू यू थिंक वाज द टर्म सिपोई म्यूटिनी रिजेक्टेड आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस? इस टर्म को क्यों हटा दिया गया होगा? राइट वन पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग योर रीजन। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है आंसर करते हुए। मैंने छोटा सा एक आंसर दिया है, ये आप देख सकते हो। जो नोट्स है ना इस चैप्टर के, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सभी आंसर्स उसमें बहुत डिटेल में जैसा कहा गया होगा उस तरीके से सॉल्व करके दिया हुआ है ना। बुक एक्सरसाइज वाला जो पार्ट होगा उसमें। मैं एक सेकेंड आपको दिखा देती हूँ। तो आप लोग नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे सारे जो लेटेस्ट एक्सप्लोर वाला पार्ट है ना, उस सारे आंसर दिए हुए हैं। ये देखो, सिपोई म्यूटनी क्यों मना किया? तो द टर्म वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट सजेस्ट द रिवोल्ट वाज द लिमिटेड टू सोल्जर्स। उनका कहना यह था कि सिर्फ सिपाही ही विद्रोह में थे, लेकिन रियलिटी क्या थी? 1857 की जो अपराइजिंग है वो अलग अलग सेक्शन से आई थी। सोसाइटी के अलग अलग समुदायों ने मिलकर अपना विद्रोह दिखाया था। ये वाइड स्प्रेड मूवमेंट था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ऐसा नहीं था कि ये कुछ लोगों ने विद्रोह किया था, बहुत बड़े पैमाने पर ये विद्रोह हुआ था। सो इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल इट अ मेजर रिवोल्ट और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसीलिए इसको मेजर रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा गया या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना गया, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ अब आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है 4.18, इमेज इमेजिनरी डिपिक्शन ऑफ सिपोइज रिबेलियन एट मेरठ। मेरठ में जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था उसका एक इमेज यहाँ पर बनाया हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने विद्रोह किया था। अब आगे देख लेते हैं, इसको रीड करते हैं। इवन अर्लियर देयर वर सेवरल साइंस ऑफ severe discontent among the sepoys, beginning with the so-called Vellore Mutiny of 1806, which erupted when the British introduced new uniform regulations that violated the religious practices of both Hindu and Muslim sepoys. अब ये क्या हुआ था? इससे पहले भी सैनिकों में बहुत ज्यादा डिस्कंटेंट या कह सकते हैं असंतोष दिखने लगा था, जिसकी शुरुआत कब से हो गई थी? 1806 में वेल्लोर म्यूटनी हुई थी। मतलब वेल्लोर में विद्रोह किया था सैनिकों ने, क्योंकि वो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, उन्होंने नए यूनिफॉर्म के जो नए रूल रेगुलेशन बनाए थे वर्दी से रिलेटेड, उससे बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की जो धार्मिक परंपराएं हैं हिंदू और मुस्लिम सिपाहीज की, वो वायलेट हो रही थी। उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो धर्म में उनके वो लोग मानते थे, उसके अगेंस्ट वो पॉलिसीज थी, जिसके कारण यहाँ पर हमें सैनिकों के द्वारा विद्रोह देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, दे वर फोरबिडन फ्रॉम वेयरिंग रिलीजियस मार्क्स ऑन देयर फोरहेड्स एंड वर रिक्वायर्ड टू शेव देयर beards. The sepoy seized the Vellore fort in present-day Tamil Nadu and killed many British officers and troops. अब इसका मतलब क्या है? किस तरीके के रूल बनाए थे उन्होंने? जैसे कि माथे पर धार्मिक अगर कोई चिन्ह लगाना है तो उसको रोका गया, दाढ़ी कटवाने को कही गई, है ना। जैसा कि बहुत इस्लाम में हम देखते हैं कि दाढ़ी वो लोग रखते हैं तो उसको काटने को कहा गया। तो ये क्या था? सैनिकों की धार्मिक जो स्वतंत्रता थी उसमें इंटरफेरेंस हो रहा था, जिसके कारण सैनिकों ने क्या किया? जो वेल्लोर का किला है, तमिलनाडु जगह है जो अभी आज प्रेजेंट स्टेट है हमारा, वहां पर ये किला है, उस पर कब्जा कर लिया जो भी आर्मी सिपोइज थे उन्होंने, और ब्रिटिश अधिकारियों तथा सैनिकों को मार डाला। ठीक है, किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स। ट्रूप्स मतलब होता है सैनिक। द ब्रिटिश हाउएवर क्रश्ड द रिवोल्ट, लेकिन ब्रिटिशर्स क्योंकि पावरफुल थे तो उन्होंने इस विद्रोह को क्रश कर दिया, मतलब दबा दिया। किलिंग और एग्जीक्यूटिंग 100 ऑफ सिपोइज, और हजारों की संख्या में जो सिपाही थे उनको मार दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, फांसी वगैरह पर चढ़ा दिया। नाउ वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट मोस्ट सिपोइज वर फ्रॉम एग्रीकल्चरल फैमिलीज। बहुत सारे जो सिपाही थे ना वो खेती वाले फैमिली से आते थे, खेतीहर थे, विच हैड बीन सफरिंग ग्रेट हार्डशिप ओइंग टू द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड लैंड रेवेन्यू। तो ये जो सिपाहियों का परिवार था बहुत ज्यादा सफर कर रहा था, बहुत ज्यादा झेल रहा था। एक तो फैमिन वगैरह आ रहे थे उसकी वजह से भी, और जो उनको मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी ब्रिटिश की पॉलिसीज के कारण, जो हार्ड वो लोग रेवेन्यू वगैरह वसूलते थे उसके कारण, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन था। सो आफ्टर डेकेड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन इन 1857 rumors spread across northern and central India that rifle cartridges were greased with cow and pig fat, offending the Hindu and Muslim sepoys religious sensibilities। इसका मतलब क्या है? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड या पहले के जो एक दो विद्रोह हमने पढ़ा, वेल्लोर म्यूटनी पढ़ा, तो ये सारी चीजें जुड़ते जुड़ते एक होता है ना कि
अब बर्दाश्त का घड़ा भर चुका है ना, पानी अब सर से ऊपर हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उस तरीके से चीजें बर्दाश्त के ऊपर जा रही थी, एग्रीकल्चर में लोग सफर कर रहे थे। तो ऐसे अब क्या हुआ, लोग दशकों तक ये झेल रहे थे। लेकिन 1857 में क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ गया, इसी साल क्यों विद्रोह हुआ, इसलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया कि ऐसी अफवाह फैली कि वो लोग जो कार्टिलेजेस यूज कर रहे हैं ना, जैसे कि अभी क्या होता है, आपने देखा होगा कारतूस वगैरह, पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, वो दांत से ऐसे छीलते हैं और फिर फेंकते हैं बॉम्ब को, है ना। तो कहा जा रहा था कि वो जो दांत से पिन हटाना है या जो भी छीलना है, तो उसकी जो ग्रीस लगी हुई है ना, गाय या जो सुअर होता है, पिग, उसकी चमड़ी से बनी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों धर्मों के लोगों के लिए वो धार्मिक भावनाएं उनकी आहत हुई कि ऐसा कैसे, ही हमारे धर्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। सो एट बैरकपुर, बैरकपुर आज का जो वेस्ट बंगाल है हमारा, वहां पर है द सिपोही मंगल पांडे अटैक ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो इसी सब चीजों से ये चीजें बढ़ी। और इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, जो बैरकपुर में मंगल पांडे जो सिपाही थे, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर अटैक कर दिया। हिज एग्जीक्यूशन स्प्रेड फर्दर डिस्कंटेंट अमंग द सिपोइज, और फिर बदले में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया, उनको फांसी पे चढ़ा दिया या एग्जीक्यूट कर दिया, उनको मार दिया, ठीक है। जिसके कारण जो बाकी के सिपाही थे ना, उनमें विद्रोह और बढ़ गया, उनमें असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ गया। नाउ इन मेरठ, इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में जो मेरठ जगह है, सम ऑफ देम किल्ड देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब ये न्यूज सब तरफ फैलने लगी कि ऐसा हुआ है, वहां पर मंगल पांडे था, ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने फिर अंग्रेजों ने फिर फांसी पे चढ़ा दिया। तो इसके कारण जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश है, जहां पर मेरठ जगह है, सम ऑफ देम किल्ड देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड मार्च टू नियर बाय दिल्ली। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, और दिल्ली के पास वो मार्च करने लग गए, मतलब कि दिल्ली की ओर चलने लगे मार्चिंग करते हुए। वेयर दे प्रोक्लेम द एल्डरली बट पॉलिटिकली powerless Mughal emperor Bahadur Shah Zafar as their leader. His empire was limited to a small area in Delhi. अब देखो, उस वक्त हिंदू मुस्लिम ये जो अभी हमारे यहाँ पर लड़ाइयां वगैरह होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस वक्त ये लोग दिल्ली कूच करके गए, और क्योंकि मुगल अथॉरिटी ब्रिटिश से पहले थी, है ना, मुगल एम्पायर था पहले, ब्रिटिशर्स से पहले, तो वो लोग वहां गए दिल्ली। और वहां जो मुगल लास्ट एम्पायर है बहादुर शाह जफर, उस वक्त एक तो वो पावरलेस थे, अंग्रेजों ने उनकी पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया था। बहुत थोड़ी सी जगह जो दिल्ली की है वहां पर उनका कंट्रोल था, फिर भी उन्होंने जाकर उन्हें अपना लीडर घोषित किया। ये जो सारे सिपोइज गए मार्चिंग करते हुए, जो भी सेना के लोग थे वो जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। और आगे देखते हैं, द मिलिट्री डिसीजंस वर हाउएवर टेकन बाय कमांडर्स। जो ये डिसीजंस लिए जा रहे थे, ये कौन ले रहा था, इनके कमांडर्स ले रहे थे, कमांडर द्वारा निर्णय लिया जा रहा था। द रिवोल्ट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया विद सिपोइज कैप्चरिंग की सिटीज लाइक कानपुर, लखनऊ एंड झांसी। अब ये रिवोल्ट ना बहुत तेजी के साथ फैल रहा था, नदर्न पार्ट में, मतलब उत्तर भारत में, मध्य भारत में फैलता चला जा रहा था। और सैनिकों ने क्या किया, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी, की सिटीज मतलब इंपॉर्टेंट सिटी पे अपना कब्जा कर लिया। कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया। यहाँ पर कानपुर में रेबल फोर्सेस अंडर नाना साहेब इनिशियली अग्रीड टू गिव सेफ पैसेज टू ब्रिटिश सिविलियंस, बट देन मैसेक्रेड ओवर 200 men, women, children for reasons that are still debated। अब कानपुर में क्या हुआ, नाना साहेब के नेतृत्व में, मतलब वहां लीडर कौन थे, नाना साहब। अब आपको ये याद रखना है, ये पूछते हैं कानपुर में कौन लीडर थे, तो नाना साहब, ठीक है। तो नाना साहेब के नेतृत्व में वहां पर विद्रोह हुआ। उससे पहले ब्रिटिश नागरिकों को सुरक्षित जाने देने की सहमति दी गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कहा गया था कि जो ब्रिटिश नागरिक है ना, उनको सुरक्षित जाने दिया जाए, उन पर कोई हमला नहीं हो। लेकिन बाद में कारण पता नहीं है कि क्या कारण रहा होगा, आज भी इस कारण के ऊपर बहस होती है कि क्या कारण रहा होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, 200 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई, जिसके कारण आज भी डिबेट है, पता नहीं है कि क्यों हुआ था ये। ब्रिटिश रिस्पॉन्स वॉज सिस्टमैटिक एंड एक्सट्रीमली ब्रूटल, बिगिनिंग विद द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली इन सितंबर 1857। अब इतना जब विद्रोह हुआ, अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ इसमें, है ना, देखा कि बहुत ज्यादा ये बढ़ता चला जा रहा है, तो उनकी जो प्रक्रिया थी ना, हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, सब कैसे भी शुरू कर देते थे विद्रोह को। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या थे, बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड थे, सिस्टमैटिक तरीके से प्लान बना रहे थे, उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, और फिर वो बहुत ब्रूटली मतलब क्रूर तरीके से उन्होंने अंजाम दिया इस पूरे विद्रोह को शांत करने के लिए। उन्होंने शुरुआत कहाँ से की विद्रोह को खत्म करने की, दिल्ली को रिकैप्चर किया, जहां बहादुर शाह जफर को उन्होंने सम्राट घोषित किया था ना, उसको कैप्चर किया।
देखो 1857 में ही कैप्चर कर लिया था सितंबर के मंथ में, जहां पर ब्रिटिश फोर्सेस कंडक्टेड हाउस टू हाउस मैसेकर। और वहां पर फिर ब्रिटिश सेना ने क्या किया, घर घर जाकर उन्होंने हत्याएं की। दिल्ली को कैप्चर करते वक्त घर घर जाकर उन्होंने हत्या की। और फिर कानपुर में दे कंडक्टेड मास एग्जीक्यूशन। आप समझ सकते हो, उनके 200 लोगों को मारा तो उसके बदले में उन्होंने लोग भीड़ के भीड़, गांव के गांव उन्होंने जला दिए और बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया, ग्रुप में फांसी दी जाने लगी। डिजाइन टू स्ट्राइक टेरर इन पॉपुलेशन, ताकि लोगों को डराया जा सके, उनके अंदर भय, एक आतंक फैला दिया जाए कि फिर से कोई जीवन में ऐसा कदम ना उठाए, अगर उठाएंगे तो ऐसा होगा। इन अ लॉन्ग प्यूनिटिव कैंपेन दे बर्न्ड विलेजेस एंड डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, causing countless deaths, vastly more than those inflicted by rebels। बहुत लंबे समय तक ये चीजें चली, उन्होंने गांव जला दिए, फसलें सारी जला दी, और जिसमें बहुत सारे, गिनती नहीं है इतने लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, प्यूनिटिव मतलब क्या होता है, दंड देने के लिए। प्यूनिटिव मतलब दंड, मतलब सजा देने के तौर पे उन्होंने गांव के गांव जला दिए, फसलें जला दी, बहुत सारे लोगों को मारा। और जितना तो विद्रोहियों ने, मतलब जिन्होंने रिबेलियन किया था, जितना नुकसान नहीं पहुंचाया था, उससे कई ज्यादा नुकसान उनको पहुंचाया। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस द ग्रेट रिबेलियन फेल्ड बिकॉज द सिपोइज लैक्ड अ यूनिफाइड कमांड एंड अ कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी डिस्पाइट सम हीरोइक लीडर्स। जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि ये जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ, ये फेल क्यों हो गया, क्योंकि हमारे जो सिपाही थे उनके पास कोई एक कमांड करने वाला नहीं था, एक यूनिफाइड कोई वो नहीं था कि बताए उनको कि करना क्या है, कोई कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई रणनीति नहीं थी। जो जहां से चाह रहा था वहीं से विद्रोह कर रहा था, और सबके अपने अपने रीजन बटे हुए थे। कोई इस कारण कर रहा था कि उनकी जमीनें हड़प ली गई हैं, कोई इस कारण कर रहा था कि उनके साथ सही बिहेव नहीं किया जा रहा है। तो किसी के पास एक मोटिव नहीं था, ऐसा इंडिया जैसा कोई वर्ड नहीं था कि देश के लिए कोई कर रहा है ना, सब अपने अपने मोटिव के लिए विद्रोह कर रहे थे, कोई एक यूनिफाइड लीडर नहीं था। अपराइजिंग फेल्ड बट इट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट। हाँ, ये जरूर है कि अपराइजिंग फेल हुआ है ना, कि ये जो भी इन्होंने शुरू किया विद्रोह, वो असफल रहा, फिर भी एक तरीके का ये टर्निंग पॉइंट है। यहां से लोगों को लगा, इसी ने एक बीज बोया, किस चीज का, आइडिया दैट फॉरेन डोमिनेशन वाज अनएक्सेप्टेबल, कि जो विदेशी शासन है वह स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसके अगेंस्ट अब इसके बाद से कोई ना कोई जगह कुछ ना कुछ होता ही रहा। द सीड वुड ग्रो अर्ली इन 20th century into a full-fledged struggle for freedom through with different methods। और इसके बाद ये बीज जो इस विद्रोह के द्वारा बोया गया, वो आगे चलकर पूरे के पूरे एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, मतलब जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उसमें बदल गया। हालांकि तरीके अलग थे। मीन टाइम इन 1858 द ब्रिटिश क्राउन took direct control of India from East India Company, initiating the period of British राज। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट पार्ट में कि फिर इसी विद्रोह के बाद जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो फिर ब्रिटेन की जो महारानी थी, जो वहां का क्राउन था, उसने डिसाइड किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर और 1858 एक्ट के द्वारा वहां पर ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। मतलब कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिश राज स्थापित हो गया, मतलब कि अब डायरेक्टली जो ब्रिटिश सरकार है, वहां जो क्राउन है, वो हमारे देश पे राज करेगा। ब्रिटिश पॉलिसीज शिफ्टेड फ्रॉम अग्रेसिव टेरिटोरियल एक्सपेंशन टू कंसोलिडेशन ऑफ कंट्रोल। अब जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी ना, वो शिफ्ट हो गई। पहले वो लोग जगह, जैसे इधर कंट्रोल हो गया तो अब इधर कंट्रोल करना चाह रहे थे, अपने कंट्रोल वाले एरिया को बढ़ाना चाह रहे थे। अब उन्होंने अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट कर दिया किधर, कि अब वो कंसोलिडेट कर रहे हैं कि जितनी जगह हमने जीत ली है उसको मजबूत बनाना है, और ज्यादा अपने एरियाज नहीं फैलाने हैं। इंडियन आर्मी वाज रीऑर्गेनाइज एज टू प्रिवेंट यूनिफाइड रेसिस्टेंस इन फ्यूचर। और जो इंडियन आर्मी में जैसे हमने देखा था सिपाही सारे मिल गए थे, है ना, जगह जगह पर, तो ऐसा अब ना हो, इसीलिए अब उसमें कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हुए, चेंजेस किए गए। ओके, ताकि फिर से फ्यूचर में ऐसा कोई विद्रोह सामने ना आए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, द लेगेसी ऑफ यूरोपियन कोलोनियलिज्म इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में मेनली हम देखेंगे कि जो यूरोपियन कोलोनियलिज्म था इंडिया के अंदर, उसकी क्या लेगेसी है। लेगेसी यानी क्या विरासत है, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हुए, क्या एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो यूरोपियन अगर हम बात करें तो यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज थी, है ना, जो ऐसे आई कॉलोनीज बनाई, जिन्होंने जैसे पोर्चुगल के बारे में पढ़ा, डच के बारे में पढ़ा, फ्रेंच के बारे में पढ़ा। हम यहाँ पर मेनली ब्रिटिश की अगर बात करें, सो देख
कंक्वेस्ट एंड रूल ऑफ इंडिया वाज नॉट अ सिविलाइजिंग मिशन। जैसा कि उनका कहना था कि वो सभ्य बनाने आए थे भारत को, ऐसा कोई उनका मिशन नहीं था। इंडियाज ओन सिविलाइजेशन वाज मच ओल्डर देन यूरोप। यहाँ तक कि जो हमारी खुद की जो सभ्यता थी ना इंडिया की, वो खुद यूरोप से पुरानी थी, फिर भी वो हमें कह रहे थे कि सभ्य बनाने आए हैं। इट वाज अ प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन। तो फिर ये सभ्य बनाने का मिशन नहीं था तो क्या था ये प्रोसेस? ये प्रोसेस था सब्जुगेट करने का। सब्जुगेट करना मतलब कि अपने अधीन बनाने का और हमारा शोषण करने का। एंड ये वाला पेज हम बाद में देखेंगे, पहले रीड कर लेते हैं। एंड एक्सप्लोइटेशन और एक्सप्लॉइट करने का, एग्जीक्यूटेड सिस्टमैटिकली। तो ये जो प्रोसेस था कि लूटना है, अपने अधीन करना है, इसको इन्होंने बहुत तरीके से फॉलो किया, विद ब्रूटल रिप्रेशन इफ नेसेसरी। और जरूरत जहां जहां उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्रूरता भी दिखाई, क्रूरता दिखाकर लोगों पे कंट्रोल किया। एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल इंडियन एलीट who accepted British rule as inevitable, the Indians suffered the fate of many of the world's colonized population. अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कुछ भारतीय ग्रुप्स जो थे, एलिट यानी जो हाई क्लास या बोल सकते हैं जो सभ्य या बड़ी क्लासेस के जो लोग थे, उनको अगर छोड़ दिया जाए, सो ये जो ब्रिटिश शासन था ना, उसने बाकी के सभी इंडियंस को उसी तरीके से सफर करने पे मजबूर किया। उनके जो भाग्य है उसमें इसी तरीके से कष्ट लिख दिए जैसे कि बाकी जो कॉलोनीज थी दुनिया की वो झेल रही थी। जैसे कि अब्यूज यानी अत्याचार करना, एक्सप्लॉइटेशन लूटपाट करना, शोषण करना, वायलेंस हिंसा करना, एंड अपरूटिंग विस्थापन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर इनकी वजह से मूवमेंट जो हो रहे थे वो सब देखने को मिला पूरे इंडिया में। एट द सेम टाइम colonial rule had some largely unintended consequences. कुछ तो ऐसे consequences थे, कुछ ऐसे हम कह सकते हैं रिजल्ट थे इस colonialism के जो अनइंटेंडेड थे, वो चाहते नहीं थे ऐसा हो लेकिन हो गए। जैसे इट ओपनड और वी कैन से रीओपनड इंडिया टू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड टू इंडिया। इसने जो कॉलोनियल रूल था ना, इसने भारत की जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसको या फिर भारत को हम कह सकते हैं दुनिया के बाकी देशों के साथ जोड़ा। ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे रीओपन क्यों लिखा है, क्योंकि पहले से हमारा देश बाकी देशों के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इनके आने पर इन्होंने रोका, फिर दोबारा से चालू हुई चीजें है ना, तो उसके बारे में कहा गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, वहां और डिटेल में मैं इसको समझा दूंगी। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच टू अ मच स्मॉलर एक्सटेंट वर सिस्टमैटिक इन डॉक्यूमेंटिंग एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कंक्वेस्ट। From its geography, they conduct meticulous a survey of the subcontinent. और क्या क्या चीजें हुई? पहला तो हमने ये पढ़ा कि इसने इन लोगों के कारण हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो पाई हमारी इंडिया। देन सेकेंड, इन्होंने जो भी जीत हासिल की उस सभी चीजों को, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या फ्रेंच हो, उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया, लिखा, सभी चीजों के बारे में बताया जहां जहां उनको जीत मिली, वहां की ज्योग्राफी कैसी थी, कहां पर उन्होंने जीत हासिल की, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चेंजेस हुए। तो ये एक सर्वे की तरह हम देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट का सर्वे हमें देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, बहुत सारी जानकारी हमें लिखित में मिलती है। दे क्रिएटेड इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप्स, ऑल्दो the list were flawed because of unscientific but prevalent notion of race. As genetics has shown, races do not exist. तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने बहुत सारी जो हम लिस्ट पढ़ रहे हैं उसमें एक और काम जो चाहते नहीं थे अच्छा हो, बट एक हो गया कि उन्होंने लिस्ट बनाई कितने हमारे यहाँ पर एथनिक लोग हैं, एथनिक जो जैसे हमने आदिवासी वगैरह के बारे में पढ़ा था उस तरीके के लोग हमारे यहाँ पर कितने हैं। सो जाति जो विभिन्न जातियां थी, कास्ट थे, उसका इन्होंने लिस्ट बनाया। लेकिन इसमें खामी क्या थी, फ्लॉज क्या थे? लिस्ट जो है इतनी अच्छी नहीं थी, बट एक तरीके की हमें लिस्ट तो मिली, पता तो चला किस तरीके से लोगों को कैटेगराइज किया उन्होंने, काउंटिंग के पर्पज से बोल सकते हैं या जनसंख्या के उससे हम बोल सकते हैं ना। सो ये जो लिस्ट उन्होंने बनाई थी ना, इसमें बहुत सारी गलतियां थी, क्योंकि वो रेस क्या होता है, जैसे कलर के हिसाब से किसी में हम भेदभाव करना कि इसका रंग गोरा है, इसका रंग काला है, या नस्ल के हिसाब से, है ना। तो इस बेसिस पे उन्होंने लिस्ट बनाई थी जो कि गलत थी। दे ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड इंडियाज मॉन्यूमेंट्स, स्टडिंग देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, रिस्टोरिंग सम ऑफ द ruined ones and initiating the discipline of archaeology. इन्होंने ही आर्कियोलॉजी की शुरुआत की। जो हमारे यहाँ पर इतने सारे मॉन्यूमेंट्स आप देखते हैं ना, जो हिस्टोरिकल बने हुए जो इमारतें हैं उसको संजोना, उन्होंने भारत में जितने भी स्मारक उनको दिखे, जैसे कि अभी हम बोलते हैं लाल किला, ताजमहल, जो पुरानी बिल्डिंग्स है ना उसके बारे में कहा जा रहा है, उसमें कैसा आर्ट यूज हुआ है, आर्किटेक्चर यूज हुआ है, वास्तुकला वगैरह, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, मतलब उसके बारे में रिकॉर्ड तैयार किया। कुछ जो रूइन थे, रूइन मतलब होता है खंडहर,
ठीक है, जो पुराने बिल्डिंग्स वगैरह है खराब हो जाती है तो उसको उन्होंने रीस्टोर भी किया, है ना। रीस्टोर करना मतलब उसका संरक्षण किया, उसको हम बोल सकते हैं दोबारा से बनवाया, ठीक ठाक कराया। और आर्कियोलॉजी के अध्ययन को उन्होंने इंक्रीज किया। डिसिप्लिन मतलब होता है जैसे कि आप अभी साइंस फील्ड लेंगे या क्या लेंगे आगे 11th में, तो जैसे उसको क्या कहते हैं, कौन से डिसिप्लिन आपने लिया, वैसे आर्कियोलॉजी जो डिसिप्लिन था उसको इन्होंने बहुत बढ़ाया। बट इन द प्रोसेस दे एंड अदर कॉलोनियल पार्ट्स सोल्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टैचूज। लेकिन ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते थे ना, इसमें इन्होंने हजारों की संख्या में जो हमारे यहाँ पर स्टैचूज वगैरह, मूर्तियां वगैरह जो मिलती थी खुदाई में, इस पूरे फाइंडिंग में, उसको चुरा लेते थे, स्टोल कर लेते थे। पेंटिंग्स ले जाते थे, ज्वेल्स जो नगीना वगैरह कीमती पत्थर मिलते थे वो ले जाते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ले जाते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी जो हाथ से लिखे हुए पांडुलिपीज होती हैं वो ले जाया करते थे। और बाकी के जो कल्चर से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो इंडिया के मिलते थे वो इनको ले जाकर और यूरोप के म्यूजियम में रख देते थे या प्राइवेट कलेक्शन के तरीके से उसको अपने घर में रख लेते थे। While this represented a profound cultural loss, इससे क्या दिखता है कि ये कल्चर का लॉस है, हमारे यहाँ की चीज वो लोग ले जाके और अपने यहाँ पर ले गए, है ना। And violation of India's heritage, it also promoted some appreciation of Indian art in the European public। तो ये तो है कि ये वायलेशन है, ये नहीं होना चाहिए था ऐसा। जो हमारे यहाँ की चीजें हमें हमारे यहीं पर संरक्षित रखनी चाहिए थी उन्हें, है ना। लेकिन इससे एक चीज हुई कि जो यूरोप की पब्लिक थी उनको भारतीय कला के बारे में, संस्कृति के बारे में पता चला। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो कल्चर है, बाकी आर्ट आर्किटेक्चर है, वो यूरोपियन कंट्रीज में फेमस हुआ, है ना, इसके कारण। नाउ सच मैसिव थेफ्ट टुक प्लेस ओवर मच ऑफ द कोलोनाइज्ड वर्ल्ड। इस प्रकार की चोरी ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही हुई, जहां जहां उन्होंने कॉलोनी एस्टैब्लिश की थी वहां हर जगह पे हुई। टुडे देयर आर ऑनगोइंग डिबेट्स एंड एफर्ट्स टू रिपाट्रिएट सम ऑफ दीज कल्चरल ट्रेजर टू देयर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन। आज के समय में बहुत सारी ऐसी जो सांस्कृतिक धरोहर है जो इन्होंने चोरी की है, उसको वापस से जिस कंट्री में उसका ओरिजिन हुआ है, जहां से वो बिलोंग करता है, उसको रिटर्न करने की बात चल रही है कि उन्हें रिटर्न करना चाहिए। ओके, नाउ आगे कुछ ये पैराग्राफ एक और है, बट ये पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस एक्सप्लोर इन द सेंटेंस जो ये लिखा था, इट opened or reopened India to the world and the world to the India. Why do you think we added reopened? Reopened यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? So because India had already been, ये पहले का आंसर है, India had already been connected with many parts of the world through trade, culture and travel in ancient and medieval time. ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आए तभी हम बाहर की दुनिया से जुड़े थे, हम पहले भी कनेक्टेड थे। कॉलोनियल रूल ने इसे री एस्टैब्लिश किया, है ना, कुछ और पार्ट्स में। नाउ सेकंड है, सम आर्ग्यू दैट स्टोलन cultural heritage has been better preserved abroad than it would have been in India. What is your view on its repatriation discussed in group? ये जो रिटर्न करने की बात चल रही कि जो चीज जहां की है वहां पर दे दिया जाए, इसके बारे में आपको क्या लगता है? सो यस, कल्चरल ट्रेजर बिलोंग टू देयर ओरिजिनल कंट्रीज। जो चीजें हैं जिस कंट्री की है उसे देना चाहिए एंड शुड बी रिटर्न टू प्रिजर्व देयर हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। ओके, नाउ आगे देखते हैं। Finally, although British scholars were not the first European to master the Sanskrit language, जो ये चीजें पढ़ रहे हैं कि उनकी वजह से क्या क्या अच्छा हुआ या क्या ऐसा हुआ जो वो लोग चाहते नहीं थे, तो उसमें एक और चीज है कि जो हमारे यहाँ पे ये जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, ब्रिटिश विद्वान थे, ये लोग पहले यूरोपियन नहीं थे जिन्होंने संस्कृत भाषा को सीखा, है ना। ब्रिटिश से पहले भी कुछ यूरोपियन विद्वान ऐसे रह चुके थे जो संस्कृत का अध्ययन कर चुके थे। दे स्टार्टेड पब्लिशिंग सम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेज। फिर भी उन्होंने क्या किया, संस्कृत ग्रंथों के कुछ जो शुरुआती ट्रांसलेशन थे, जैसे संस्कृत में कोई किताब लिखी है तो यूरोपियन लैंग्वेज में उनका ट्रांसलेशन किया, फ्रेंच, जर्मन और अदर भाषाओं में। इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ का जो लिटरेचर है, जो लैंग्वेज है, वो बाकी देशों में पहुंचा। नाउ मोटिवेशंस वर मिक्स्ड, सम स्कॉलर्स वर जेन्युइन स्टूडेंट और एडमायरर ऑफ इंडियाज एंशिएंट कल्चर, व्हाइल अदर्स वर कन्विंस्ड दैट बाय स्टडीइंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड text it would be easier to demonstrate the superiority of Christianity। तो मतलब जो लोग इसका अध्ययन करते थे संस्कृत का या इंडिया की जो भी लिटरेचर वगैरह है उसका, तो उनके हिसाब से अगर हम माने
तो कुछ तो विद्वान ऐसे थे जो भारत की प्राचीन संस्कृति है वो उसके प्रशंसा करते थे, एडमायर करते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो मानते थे कि भारतीय जो भाषा है या ग्रंथ है उसका अध्ययन करके क्रिश्चियन धर्म जो है उसकी श्रेष्ठता को आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। मतलब पता चलता है कि क्रिश्चियनिटी सुपीरियर थी, इंडियन जो लिटरेचर वगैरह है उसके कंपैरिजन में क्रिश्चियन धर्म जो है वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ओके, सो कुछ विद्वानों के पीछे धार्मिक उद्देश्य भी था, वो क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे। नाउ यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। द टाइटल पेज ऑफ फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन 1785 में एक ट्रांसलेशन किया गया संस्कृत का, है ना, भगवत गीता जो है, जो डायलॉग्स हैं कृष्ण और अर्जुन के बीच में, इस नाम से इस किताब को पब्लिश किया गया, जो कि ट्रांसलेशन था भगवत गीता का। और ये किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। द स्प्रेड ऑफ संस्कृत studies and text in Europe, followed later by other Indian languages, was like the discovery of new continent in the world of German philosopher George Hegel। अब इसका मतलब क्या है? तो जर्मनी के एक फिलोसोफर हैं जॉर्ज हेगल, इनके अनुसार अगर हम माने तो यूरोपियन जो कंट्रीज है वहां पर संस्कृत और जो भारतीय ग्रंथ है उसका प्रसार ऐसा था जैसे कि एक नए महाद्वीप की खोज हो गई हो, एक नए कॉन्टिनेंट की खोज हो गई हो कि बाप रे ये कैसी जगह है, इतनी सारी चीजें और हमें पता ही नहीं था आज तक। इंडियन टेक्स्ट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन फिलोसोफर, राइटर, पोएट्स, आर्टिस्ट एंड समटाइम्स स्टेट्समैन। जो भारत के ग्रंथ है ना, वहां के जो फिलोसोफर हुआ करते थे, यूरोपियन राइटर हुआ करते थे, जो पोएट हुआ करते थे, इन सब पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव इसका पड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट्स यानी राजनेता जो होते हैं। दिस इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू यूएसए इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में ये जो इम्पैक्ट है इंडियन लिटरेचर वगैरह का, ये सब कहां पर पहुंचा? अमेरिका में भी पहुंचा। दिस इज अ रिमाइंडर दैट ऑल्दो पॉलिटिकल डोमिनेशन में फ्लो इन वन डायरेक्शन, कल्चरल इन्फ्लुएंस समटाइम्स फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस पूरे जो वाक्य है इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये हमें ये बताता है कि भले ही एक देश ने दूसरे देश पर शासन किया, है ना, पॉलिटिकली डोमिनेट किया, लेकिन जो हमारा कल्चर था उसका प्रभाव दूसरे देशों में भी फैला, जैसे यूरोप में और अमेरिका में हमने पढ़ा। तो इसके साथ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये एक सेक्शन रह गया था टू हीरोइंस वाला, ये हम देख लेते हैं, फिर चैप्टर आगे का पार्ट देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, तो इनके बारे में देखते हैं। एक मिनिएचर यहाँ दिया हुआ है, पोर्ट्रेट। So she fought bravely to save her kingdom from British annexation। ब्रिटिश जो लूट रहे थे या अधिकार कर रहे थे उससे बचाने के लिए अपने किंगडम को इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई की उनके साथ। और इस लड़ाई में उनकी मदद किसने की थी? असिस्टेड बाय महारथ तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है वो नाना साहेब, हमने कानपुर वाले केस में पढ़ा था ना, तो कानपुर जो नाना साहेब थे उनके मिलिट्री एडवाइजर थे तात्या टोपे, उन्होंने मदद की रानी लक्ष्मीबाई की। इनकी मदद से रानी लक्ष्मीबाई मैनेज टू एस्केप अ besieged झांसी एंड टू कंक्वेयर द ग्वालियर फोर्ट, सीजिंग द ट्रेजरी एंड आर्सेनल। तो उनकी मदद से उन्होंने जो झांसी का किला है जो घिरा हुआ था उससे निकलने में उनको सफलता मिली और वहां जाकर उन्होंने खजाने पे कब्जा कर लिया और जो हथियार वगैरह थे, आर्सेनल मतलब होता है हथियार वगैरह, ट्रेजरी यानी खजाना, खजाने को भी सीज कर लिया और जो आर्सेनल वगैरह थे उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। शी वॉज किल्ड ऑन 18 जून 1858 ऑन द बैटलफील्ड। फिर युद्ध के मैदान में ही उनको मार दिया गया इस डेट को। द ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर हु कमांडेड द अटैक ऑन झांसी नोटेड दैट द रानी वॉज रिमार्केबल फॉर हर ब्यूटी, क्लेवरनेस, परसिवरेंस, जेनरोसिटी टू हर सबऑर्डिनेट्स। जब झांसी पर आक्रमण करने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने भी रानी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वे बहुत सुंदर थी, बहुत बुद्धिमान थी, दृढ़ निश्चयी, परसिवरेंस मतलब होता है लगातार साहस दिखाना, लगातार कोई कार्य करते रहना, बहुत ज्यादा जेनरोसिटी, बहुत ज्यादा दयालु थी, साहसी थी। तो ये सब उनके बारे में कहा गया था। जब कोई दुश्मन आपकी तारीफ करता है तो समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितना बहादुर होगा। These qualities combined with her rank rendered her most dangerous of all rebel leaders। ये जो भी इनकी क्वालिटीज थी ना, ये इन्हें सभी विद्रोही नेताओं में सबसे बहादुर और सबसे डेंजरस, खतरनाक बनाता था। शी वॉज द बेस्ट ब्रेवेस्ट ऑफ रेबल, ये सब उनके द्वारा कहा, ये जो ब्रिटिशर्स था ना उनके द्वारा कहा गया। तात्या टोपे कंटिन्यूड फाइटिंग until early 1859 but was betrayed and handed over to the British who hanged him। इसके बाद तात्या टोपे अकेले ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते रहे
जब रानी की मृत्यु हो गई उसके बाद उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, लेकिन फिर उनके साथ विट्रियल मतलब कि विश्वासघात हुआ, उनको ब्रिटिशर्स के कब्जे में दे दिया गया, जहां पर उन्हें फांसी दे दी गई। सो बहुत सारा त्याग, हमारी आजादी को पाने में हमें बहुत सारे लोगों ने अपना त्याग किया। बेगम हजरत महल ऑफ अवध, अवध जो है नॉर्थ सेंट्रल पोर्शन है उत्तर प्रदेश का, वहां पर बेगम हजरत महल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1857 की क्रांति में, तो उसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। सो she also resisted the British-led resistance after her kingdom was annexed and joined the rebels during the 1857 uprising, leading the defense of Lucknow, where the British attempted to recapture the city. बेगम हजरत महल जो है, जो अवध की थी, उन्होंने भी, वो वहां की अवध की रानी थी, उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। जब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि उनके राज्य को, उनके किंगडम को अपने नियंत्रण में ले लिया, अनेक्स कर लिया, तो उन्होंने भी 1857 की जो अपराइजिंग थी, क्रांति थी, उसमें भाग लिया और लखनऊ को उन्होंने डिफेंड किया, मतलब लखनऊ की रक्षा की। She rejected British offers of safe passage if she surrendered and ultimately had to take refuge in nearby नेपाल। जब ब्रिटिश ने लखनऊ पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, तो जो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने बहुत बहादुरी से उनका सामना किया। ब्रिटिश ने कहा कि आप सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, तो हम आपको सुरक्षित रखेंगे, है ना। बट उस पर भी उन्होंने सुरक्षित जाने का प्रस्ताव, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, उन्होंने सरेंडर नहीं किया और फिर नेपाल में जाकर उन्होंने रेफ्यूजी यानी वहां पर जाकर उन्होंने शरण ली। इन नवंबर 1858 क्वीन विक्टोरिया इशूड अ प्रोक्लेमेशन मेकिंग द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। फिर नवंबर 1858 में क्या हुआ, हमने देखा था कि क्वीन जो विक्टोरिया की थी, वहां पे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म कर दिया और फिर अपने अंडर, मतलब क्राउन के अंडर सारा कंट्रोल आ गया, है ना। She promised not interference in religious matters and greater inclusion of Indians in the administration. और क्वीन विक्टोरिया ने प्रॉमिस किया कि अब हम ज्यादा एरिया पे कंट्रोल करने के लिए नहीं कुछ भी स्टेप्स लेंगे और रिलीजियस जो अफेयर्स हैं, धर्म से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन व्यवस्था है, उसमें भारतीयों को भी हम इंक्लूड करेंगे कि आके पार्टिसिपेट करें। बेगम हजरत महल इशूड अ काउंटर प्रोक्लेमेशन वार्निंग इंडियंस नॉट टू ट्रस्ट सच एश्योरेंस। तो इस पर अब इन्होंने, ये क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन दिया कि ऐसा ऐसा हम करेंगे, तो इस पर हजरत महल ने भी एक, जो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने भी वार्निंग करके एक प्रोक्लेमेशन इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे वादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इट इज अनवेरिंग कस्टम ऑफ इंग्लिश नेवर टू फॉरगिव अ फॉल्ट बी इट ग्रेट और स्मॉल। क्योंकि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि अंग्रेज कभी अपनी गलतियों को कभी भी नहीं भूलते हैं और ना ही वे आसानी से माफ करते हैं। आपने 1857 में विद्रोह किया है तो इसका बदला वो जरूर लेंगे। आखिर बाद में वही चीजें हुई थी और ये बेगम हजरत महल ने पहले ही प्रोक्लेमेशन में, मतलब कि एक चेतावनी दे दी थी कि आपको ये क्वीन विक्टोरिया की बात बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। तो ये पार्ट रह गया था बेटा, अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी समरी दी गई है बिफोर वी मूव ऑन, तो चलिए देख लेते हैं, समरी को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो चलिए, फाइनली हमारा इसी वाले पार्ट में चैप्टर हमने कवर कर लिया है ना। सो पहला दिया हुआ है, द पोर्चुगीज, डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश वर अट्रैक्टेड टू इंडिया प्राइमरीली बिकॉज ऑफ हर ग्रेट वेल्थ। हमारे यहाँ जो समृद्धि थी, इसके कारण ये सारे भारत के प्रति अट्रैक्ट हुए थे। दे फॉट अमंग देमसेल्व्स, उन्होंने खुद में आपस में लड़ाई की। फॉर द डोमिनेंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट विद द ब्रिटिश गेनिंग द अपर हैंड, सबके बीच में आपस में लड़ाई हुई, कौन जीतता है, और इस लड़ाई में ब्रिटिश को अपर हैंड, मतलब कि उसकी जीत हुई, ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। ब्रिटिश का जो रथलेस टैक्सेशन पॉलिसी थी इन्फ्लिक्टेड ग्रेट माइजरी ऑन द पीपल, इसने वहां के लोगों को बहुत परेशान किया। ये जो किसी भी तरीके से रूड होते थे, या बोल सकते हैं कि बहुत बुरी तरीके से लोगों को टॉर्चर करते थे टैक्स वसूलने में, इस कारण से लोगों को बहुत ज्यादा दुख का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सीवर फैमिन्स आए, इन पर्टिकुलर मिलियन ऑफ डेथ्स, और पता नहीं लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। द डेलिबरेट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया डिवास्टेटेड हर वंस थ्राइविंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। भारत में एक समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रांग था, लेकिन ब्रिटिशर्स के कारण हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। उन्होंने पूरी तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइज, खत्म कर दिया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे ब्रिटिश ने इम्पोज किया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, लीगल सिस्टम को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, टू इंश्योर, ताकि ये इंश्योर कर सके कि कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन सोसाइटी, कि भारत की सोसाइटी पे कॉलोनियल कंट्रोल पूरी तरीके से हावी है। द पोर्चुगीज फोकस्ड ऑन रिलीजियस कन्वर्शन, जो पोर्चुगीज थे ना, ये रिलीजियस धर्म परिवर्तन पे ध्यान देते थे, कल्चर चेंज करने
पे ध्यान दे रहे थे गोवा में, जिसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग सोशल डिविजन क्रिएट हुए। फ्रेंच पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन क्रिएटेड अ स्मॉल एलीट ऑफ कल्चरली फ्रेंच इंडियंस इन पौंडीचेरी। जो फ्रेंच की पॉलिसी थी उसकी वजह से पौंडीचेरी जो जगह है इंडिया में, वहां पर कुछ फ्रेंच इंडियंस एक स्मॉल एलीट ग्रुप बन गया। Several uprisings took place from the late 18th century onward with the Great Rebellion of 1857 threatening the colonial rule for a while. Most of these uprisings were brutally repressed. बहुत सारे हमने देखे कि विद्रोह देखने को मिले, जैसे कि हमने 1857 का पढ़ा। बहुत सारी अपराइजिंग को रिप्रेस्ड कर दिया गया, मतलब दबा दिया गया बहुत बुरी तरीके से। In the 19th century, India's classical culture, in particular through translated Sanskrit texts, flowed back to West, creating a lasting influence. भारत का जो लिटरेचर है, क्लासिकल कल्चर है, वो वेस्ट की तरफ गया, फैला, जैसे यूरोप और अमेरिका का हमने पढ़ा, और वहां से फिर वहां के लोगों पर बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाला। ओके, सो हमने समरी भी देख ली है। नाउ अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज कोलोनियलिज्म? गिव 3 डिफरेंट डेफिनेशन बेस्ड ऑन द चैप्टर और ऑन योर नॉलेज। जो भी आपने पढ़ा इस चैप्टर के बेसिस पे आपको 3 डेफिनेशन देनी है कोलोनियलिज्म की। ओके, सो चलिए पहला देख लेते हैं। कोलोनियलिज्म इज व्हेन वन कंट्री कंट्रोल्स another country for its own benefit। जब एक देश दूसरे देश पर अपने बेनिफिट के लिए कंट्रोल करता है तो उसे हम बोलते हैं कोलोनियलिज्म। तो ये पहला हो गया। देन कोलोनियलिज्म इज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन ऑफ वन रीजन बाय अनदर। जब एक कोई देश दूसरे देश पर कल्चरल तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से कब्जा कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तो उसे कहते हैं कोलोनियलिज्म। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। तीसरी है, ये एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है किसी भी देश की जमीन पर, लोगों पर और वहां के रिसोर्सेज पर बाय फॉरेन पावर। ओके, सेकंड है कॉलोनियल रूलर्स, जो राजा थे, कॉलोनियल्स जो रूल कर रहे थे, ऑफन क्लेम दैट देयर मिशन वाज टू सिविलाइज द पीपल दे रूल। उनका मेन कहना होता था कि हम यहाँ के लोगों को सभ्य बना रहे हैं। तो जो भी एविडेंस हमने चैप्टर में पढ़े, तो क्या आपको लगता है कि इनका कथन सही था इंडिया के केस में? क्यों और क्यों नहीं? So no, this claim was not true in India's case. The British imposed heavy taxes, exploited resources, caused economic decline, and restricted freedom. Their policies mainly benefited Britain, while Indians suffered poverty, famines, and loss of independence. भारतीयों को तो बस सहना पड़ा। इसमें भारतीयों का क्या फायदा था? उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट करना मतलब कि लूटा, ठीक है, हमारी आजादी को छीना। Now third question है, how was the British approach to colonizing India different from earlier European powers like Portuguese or the French? जो भारत के ऊपर ब्रिटिश ने कब्जा किया है ना, इंडिया को जो कोलोनाइज किया ब्रिटिश ने, वो उसके तरीके में और पोर्चुगीज या फ्रेंच के तरीके में ये किस तरीके से अलग थे? ये पावर्स किस तरीके से, इनकी पॉलिसी स्ट्रेटेजी अलग थी। सो ब्रिटिश ग्रेजुअली एक्सपैंडेड देयर कंट्रोल थ्रू ट्रेड। ब्रिटिशर्स ने ट्रेड के थ्रू, पॉलिटिकल अलायंस के थ्रू, मिलिट्री पावर के थ्रू और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के थ्रू अपने आप को एक्सपैंड किया इंडिया में। जो पोर्चुगीज और फ्रेंच थे, उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ओवर वास्ट टेरिटरीज एंड बिल्ड अ लार्ज कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया। नाउ इसका मतलब क्या है कि जो पोर्चुगीज और फ्रेंच की तुलना में उन्होंने भारत के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण किया, अपना कंट्रोल बनाया और उसके बाद एक कॉलोनियल एम्पायर एस्टैब्लिश किया। ओके, नाउ इंडियंस फंडेड देयर ओन सब्जुगेशन। हमने पढ़ा था ना कि हमें ही वो लोग दबा रहे हैं और खर्चा भी हमसे ही ले रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, जैसे रेलवे और टेलीग्राफ की, उसमें हमने देखा था। सो इसका मतलब है इंडियंस पेड टैक्सेस दैट फंडेड रेलवे, telegraph and other projects. Although these projects improved communication and transport, they were mainly designed to strengthen British control and support British economic interest. ये ठीक है, कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया था रेलवे, टेलीग्राफ वगैरह, लेकिन इसका मेन मकसद था ब्रिटिश को कंट्रोल और ज्यादा हमारे देश के ऊपर होना ब्रिटिश का, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ब्रिटिश का सर्व हो। इसके लिए हम लोग पे कर रहे थे, टैक्सेस दे रहे थे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा सके ना। पांचवा है, व्हाट डज द फ्रेज डिवाइड एंड रूल? जो हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया था किस तरीके से राजा में वो लोग फूट डलवा देते थे, है ना। सो इसका हमें एग्जाम्पल देना है, हाउ दिस वाज यूज्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। सो डिवाइड एंड रूल मीन्स क्रिएटिंग डिविजन अमंग पीपल टू मेक गवर्निंग ईजियर। की जो शासन व्यवस्था है उसको आसान करने के लिए ये क्या करते थे? डिविजन क्रिएट करते थे, लड़ाई लगवाना, भेद करवाना। द ब्रिटिश एनकरेज राइवलरीज। अगर किसी की लड़ाइयां है ना राजाओं के बीच में, तो उसको वो एनकरेज करते थे।
सक्सेशन, जो आगे कौन गद्दी पे बैठेगा, ऐसे अगर डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो उसमें लूट का काम करते थे, मतलब कि झगड़ा लगाने का काम करते थे, और कभी कभी टेंशन बढ़ा देते थे कम्युनिटीज के बीच में, वीकेंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। ओके, सो ये सारी चीजें हमने देखी थी। नाउ चूज वन एरिया ऑफ इंडियन लाइफ सच एज एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रेड एंड विलेज लाइफ, हाउ वाज इट अफेक्टेड बाय कॉलोनियल रूल। जो ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ के गांव की लाइफ थी, या इंडिया में जो भी सिटीज हैं, जो भी जगह, वहां की जो लाइफ थी, खेती करने का सिस्टम था, पढ़ाई का तरीका था, ट्रेड या विलेज लाइफ, इसको कैसे अफेक्ट किया कॉलोनियल रूल ने, और कैन यू फाइंड एनी साइन ऑफ दोस चेंजेस स्टिल विद अस टुडे। क्या आपको आज भी वो कुछ साइन देखने को मिलते हैं? आपको एक आइडिया बताना है, शॉर्ट ऐसे टाइप लिखना है, या पोयम या फिर ड्राइंग या पेंटिंग में। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक शॉर्ट आंसर बनाया है, आप अपने हिसाब से पेंटिंग वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन चेंज हुई, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एक्सपैंड हो गए, वेस्टर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने लगे, इसकी वजह से नए एजुकेटेड क्लास बने। आज भी इंग्लिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस में, या हायर स्टडीज करनी है इंडिया में, तो ये एक अंतर हमें देखने को मिलता है। नाउ इमेजिन यू आर अ रिपोर्टर इन 1857, 1857 की जो क्रांति हुई ना, उसमें मान लो आप एक रिपोर्टर हो, एक आपको न्यूज बनानी है टू रिपोर्ट दैट रानी लक्ष्मीबाई रेजिस्टेंस एट झांसी, झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई ने रेसिस्टेंट रोका अंग्रेजों को आगे बढ़ने से, उसके बारे में। ठीक है, एक टाइमलाइन लेनी है, स्टोरी बोर्ड पे शो करना है कि कैसे रिबिलियन स्टार्ट हुआ, स्प्रेड हुआ, एंड हुआ, और उसके इवेंट्स क्या है ना। तो ये आप खुद से करेंगे, मैंने यहाँ पर एक आपको की पॉइंट्स हाईलाइट दे दिए किस तरीके से लिखेंगे। सो रानी लक्ष्मीबाई ब्रेवली रेसिस्टेड ब्रिटिश फोर्सेस एट झांसी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. शी लेड हर ट्रूप्स विद करेज एंड कंटिन्यूड फिगरिंग आफ्टर झांसी फेल। देन हर मार्टिडम, जो उनकी लड़ते हुए उनकी जो वो शहीद हुई, या कह सकते हैं जो मृत्यु हुई उनकी इन 1858, मेड हर अ लास्टिंग सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड पेट्रियोटिज्म। इससे देशभक्ति दिखती है कि किस तरीके से उन्होंने जो बलिदान दिया वे वीरता और देशभक्ति का एक प्रतीक हमेशा हमेशा के लिए बन गया। नाउ नेक्स्ट है, इमेजिन एन ऑल्टरनेट हिस्ट्री वेयर इंडिया वाज नेवर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर। आप सोचो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं होता कि भारत जो है वो कॉलोनी बनी होती। अब आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, अबाउट 300 वर्ड्स, एक्सप्लोरिंग हाउ इंडिया माइट हैव डेवलप्ड ऑन इट्स ओन पाथ। तो इंडिया कैसे डेवलप हुई होती वो अपने खुद के रास्ते पर, वो आपको बताना है। 300 वर्ड्स में बताना है, तो इसका थोड़ा बड़ा आंसर होगा, मैं लिख के दे देती हूँ, आप यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं। एक है ना, तो ये ऐसे जैसा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है इमेजिन एन ऑल्टरनेट हिस्ट्री। So answer है, imagine a world where India was never colonized by European power. Instead of coming under foreign rule, Indian kingdoms and states continue to develop independently while maintaining trade and cultural relation with other countries. हमारे trade flourish हुए होते, हमारी countries के अच्छे relation दूसरे countries के साथ रहे होते। By 19th century जो Indian merchants थे, व्यापारी थे, उनके major trade routes पे control होता, पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जुड़े रहते। इंडिया की जो स्टील है, टेक्सटाइल है, स्पाइसेस है, हैंडीक्राफ्ट्स है, वो पूरी दुनिया में फेमस रहते। वेल्थ जो जनरेट होता, पैसा, धन ट्रेड से, वो सारा लोकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाता, एजुकेशन में, साइंटिफिक रिसर्च में, रेदर देन बीइंग टेकन ओवरसीज। ऐसा नहीं होता कि विदेश में ले जा रहे हैं, हमारे यहाँ का पैसा हमारे यहीं पर यूज होता। फिर ट्रेडिशनल सेंटर्स जैसे कि पाठशाला, मदरसाज, यूनिवर्सिटीज, ये एक्सपैंड होते, नए साइंटिफिक आइडियाज को अडॉप्ट करते पूरी दुनिया से। स्कॉलर्स कंबाइन करते एंशिएंट इंडियन नॉलेज को विद मॉडर्न डिस्कवरीज इन मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग। इसकी वजह से इंडिया एक लीडिंग सेंटर बनता है इनोवेशन का और लर्निंग का, है ना। तो इस तरीके से आंसर है, आप बता के लिख सकते हैं। ये मैं पॉज कर रही हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं 9th वाला क्वेश्चन। रोल प्ले है यहाँ पर, एनेक्ट हिस्टोरिकल डिस्कशन बिटवीन ब्रिटिश ऑफिशियल एंड एन इंडियन पर्सनालिटी लाइक दादा भाई नौरोजी ऑन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। आपको यहाँ पर एक एक्ट एनेक्ट करना है जिसमें ब्रिटिश कोई ऑफिशियल है, कोई भी ऑफिसर है, वो दादा भाई नौरोजी के साथ बातचीत कर रहा है, किसके बारे में, जो कॉलोनियल रूल था इंडिया में उसके बारे में। तो कैसी बातें होंगी? सो दादा भाई नौरोजी आर्ग्यूड द ब्रिटिश रूल ड्रेन्ड इंडियाज वेल्थ एंड इंक्रीज पॉवर्टी, कि हमारे यहाँ का पैसा लेकर वो लोग लूट मचाकर और कहाँ ले गए, ब्रिटेन ले गए, हमें गरीबी में छोड़ दिया। ब्रिटिश ऑफिशियल डिफेंडेड कॉलोनियल पॉलिसी बाय हाईलाइटिंग रेलवेज एंड एजुकेशन। ब्रिटिश ऑफिशियल क्या कहेंगे बदले में कि नहीं, हमने आपका पैसा आपकी भलाई के लिए लगाया, हमने रेलवे बनवाए, एजुकेशन बनवाए, है ना। नारोजी फिर रिप्लाई करेंगे दैट दीज डेवलपमेंट्स मेनली सर्व्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट रेदर देन इंप्रूविंग इंडियन लाइव्स। इस सारे डेवलपमेंट्स ने तो आपके इंटरेस्ट को सर्व किया है, आपकी भलाई का काम किया है,
हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने की बजाय इस चीज ने आपकी हेल्प की है ना। तो इस तरीके की कुछ डिस्कशंस होंगी, आप खुद से भी और इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। नाउ एक्सप्लोर अ लोकल रेसिस्टेंस मूवमेंट, ट्राइबल, पेसेंट और princely from your state or region during the colonial period. Prepare a report or poster describing. आपको एक पोस्टर या रिपोर्ट रेडी करनी है जिसमें ये चीजें आपको बतानी है, ठीक है। जैसे आपके जो राज्य या आपके एरिया में कोई ट्राइबल आंदोलन हुआ हो या किसान आंदोलन हुआ हो या प्रिंसली कुछ आंदोलन हुए हो, तो उसके बारे में एक रिपोर्ट रेडी करनी है जिसमें आप बताओगे किस कारण से ये ट्रिगर हुआ था, अगर कोई कारण है तो, किसने कौन लीडर था, कौन लीड कर रहा था मूवमेंट को, देन डिमांड्स क्या क्या थी, ब्रिटिशर्स ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, एंड हाउ इज दिस इवेंट रिमेम्बर्ड टुडे, और आज उसको कैसे मनाया जाता है, मतलब कोई लोकल फेस्टिवल, सॉन्ग या मॉन्यूमेंट से आप इसको जोड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप अपने अपने एरिया से लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया है, ये ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है। संथाल रिबेलियन जो है 1855 से 56 में सिद्धू और कानू मुर्मू के द्वारा हुआ, जो लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर एक्सप्लॉइट करते थे, है ना, बहुत ज्यादा प्रताड़ना करते थे, ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से जो परेशान थे उसके अगेंस्ट ये आंदोलन हुआ था। ब्रिटिशर्स ने इसको फोर्सफुली सप्रेस किया। आज हम इसको इंपॉर्टेंट सिंबल के फॉर्म में जानते हैं, किस चीज का, करेज, जो ट्राइबल रेसिस्टेंस ने दिखाया था, ओके, साहस के उसमें जानते हैं। तो इसके साथ हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए। आप लोगों को नोट्स चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी नोट्स में कवर है। सो आप चाहें तो ये नोट्स परचेज कर सकते हैं, इसके लिए व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे, ओके। सो मीट वेरी सून विद द 5th चैप्टर। अब 5वां चैप्टर रह गया ना, उसका एक पार्ट शायद रह गया है, वो करेंगे। इसके अलावा कोई चैप्टर रह गया है तो प्लीज लेट मी नो, है ना, तो उसे हम पहले फिनिश करेंगे। अब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है बेटा, वो मैं दूसरा वाला जो चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, वहां पर अपलोड कर दूंगी। जैसे किसी भी चैप्टर का लास्ट पार्ट रह गया ना, सो डोंट वरी, मैं दूसरे वाले चैनल पे एक प्लेलिस्ट ही बनाने वाली हूँ जिसमें हर क्लास के सभी सब्जेक्ट्स के जो लास्ट पार्ट है वो दोबारा से बताने वाली हूँ, ठीक है। उसमें हम समरी देख लेंगे और एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे, तो आपको एग्जाम टाइम में वहां से जाकर वो वीडियोस देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो विल मीट वेरी सून विद अ न्यू वीडियो, दैट इज चैप्टर नंबर 5 का रेस्ट वाला पार्ट। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.